2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2024 के झटके के बाद अब यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। क्या इस बार यूपी के मैदान जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है? यानी अब टिकट किसको मिलेगा, चुनावी रणनीति क्या होगी और किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये सब कुछ सीधे योगी जी ही तय करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, क्या सब कुछ उतना ही सीधा और सपाट है जितना देखने और सुनने में लग रहा है, या फिर इसके पीछे कोई सियासी गणित छुपा है? समझेंगे क्या है ये पूरी कहानी और क्या है इसके सियासी मायने हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले दिल्ली में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका असर काफी गहरा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चुनावों से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। मतलब अब टिकट किसे मिलेगा, किसका पत्ता साफ होगा, चुनावी रणनीति क्या होगी, ये सब के सब फैसले योगी आदित्यनाथ लेंगे। लेकिन क्या ये सच में योगी जी का कद बढ़ाने की बात है, या फिर इसके पीछे दिल्ली का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम प्लान छिपा है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या केंद्र ने 2 कदम पीछे इसलिए खींचे हैं ताकि अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो सारा का सारा ठीकरा योगी जी के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। इस पूरे फैसले के तार 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं। 2024 में यूपी की 64 में से 47 सीटों पर पुराने सांसदों को फिर से मैदान में उतारा गया था और ये फैसले मुख्य रूप से दिल्ली यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए थे। लेकिन इसका नतीजा क्या रहा? 47 में से 26 सांसद चुनाव हार गए। जो बीजेपी यूपी में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही थी, 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो सिमटकर 33 सीटों पर आ गई। बीजेपी की इस बड़ी हार के बाद संघ और पार्टी के अंदर तीखे सवाल उठे कि जब जमीनी माहौल खराब था तो दिल्ली से मनमानी टिकट क्यों बांटे गए। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब दिल्ली ने तय किया है कि यूपी का चुनाव लखनऊ के भरोसे ही लड़ा जाएगा। बोलती है कि पूरा तंत्र इस चुनाव में लगेगा, फिर चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सेंट्रल यूनिट हो, चाहे पीएमओ से लेके वो पूरी व्यवस्था हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उनकी कैबिनेट हो, फिर चुनाव आयोग हो और सारी ब्यूरोक्रेसी हो, सब लगेगी। ये तो सिर्फ हलवा हलवा खबरें दी जा रही हैं कि सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी के हवाले कर दिया गया हो। ऐसा चुनाव बीजेपी ने आज तक लड़ा नहीं है। उनकी हर यूनिट का जो काम निर्धारित है वो काम हो रहा है और ये बात समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती और समझती है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, क्या दिल्ली सच में योगी जी के सामने बैकफुट पर आ गई है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है? पार्टी के अंदरूनी गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि केंद्र ने योगी आदित्यनाथ को आगे करके अपनी गर्दन बचा ली है। अगर 2027 में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो जीत का सहरा तो पार्टी के सिर पर ही बंधेगा। लेकिन अगर नतीजे खराब रहे तो बड़ी आसानी से पूरा का पूरा दोष योगी आदित्यनाथ और उनके टिकट बंटवारे पर मढ़ दिया जाएगा। क्या यह पैंतरेबाजी है या योगी जी को अकेले मैदान में छोड़ देने का तरीका है? अब सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि सहयोगी दलों का आखिर क्या होगा? रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के टिकट योगी तय करेंगे, लेकिन अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, जयंत चौधरी की आरएलडी, निषाद पार्टी और राजभर की सुभा सपा की सीटों का बंटवारा अभी भी दिल्ली से ही तय होगा। अब जरा सोचिए, अगर सहयोगियों की सीटों पर बात बिगड़ी, वहां हार मिली, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन लेगा वो जिम्मेदारी? यानी पावर योगी के पास पूरी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उनको पूरी तरह से सौंप दी गई है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप देने से बीजेपी की राह आसान हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जमीन पर चुनौतियां बेहद ही कड़ी हैं। एक तरफ छाया हुआ है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद, जिसने धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश का युवा
मोर्चे पर है। जेन जी और जेन अल्फा यानी नई पीढ़ी का युवा आज सड़कों पर है। पेपर लीक, बेरोजगारी और कड़े प्रशासनिक रवैये से युवाओं में भारी नाराजगी है। इसके अलावा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की खस्ता हालत भी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। अगर युवा और आम जनता का यह असंतोष चुनाव तक शांत नहीं हुआ तो क्या अकेले योगी का चेहरा बीजेपी को उबार पाएगा? तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली ने अपना दांव चल दिया है। 2024 के झटके के बाद केंद्र ने योगी आदित्यनाथ को तो आगे कर दिया है, लेकिन यह फ्री हैंड योगी जी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। अगर वो जीतते हैं तो उनका सियासी कद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना कि शायद फिर कोई उन्हें चुनौती ना दे पाए। लेकिन अगर यह दांव उल्टा पड़ गया तो हार का पूरा ठीकरा फोड़ने के लिए दिल्ली पहले से ही तैयार बैठी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केंद्र ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है या फिर योगी आदित्यनाथ इस चुनौती को पार करके 2027 में जीत की हैट्रिक लगा देंगे? बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पढ़ाई कर रहे लाखों युवाओं के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। नीतीश कुमार की जिस 7 निश्चय योजना का ढोल पूरे देश में पीटा जाता था, उसी योजना के तहत मिलने वाले स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के पैसों को अब आधा कर दिया गया है, यानी कि उसमें आधा कट लगा दिया गया है। अब तक बिहार के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए जो 4 लाख रुपए मिलते थे, अब सरकार उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए ही छात्रों को देगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये कटौती क्यों हुई है? बिहार सरकार के पास पैसा बचा ही नहीं है। बिहार का खजाना खाली हो रहा है और राज्य सरकार पर कर्ज का भारी बोझ है, और इसी तंगी की गाज अब राज्य में पढ़े लिखे छात्रों पर गिर रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब छात्रों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार के अपने खर्च, उनके बड़े बड़े विज्ञापनों का बजट और आलीशान बंगलों के मेंटेनेंस पर खर्चा आखिर कहां से हो रहा है? बिहार में उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के जरिए छात्रों को 4 लाख रुपए का लोन बिना किसी झंझट के मिल जाता था। लेकिन अब सम्राट चौधरी सरकार ने नियम ही बदल दिया है। पूरे 4 लाख रुपए बिहार सरकार का शिक्षा वित्त निगम देता था। अब नया नियम यह है कि अब सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए ही देगी। बाकी के 2 लाख के लिए छात्रों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे, और बैंक मुफ्त में तो पैसा देता नहीं है। अब बाकी बचे हुए 2 लाख रुपए पर बैंक आपसे भारी भरकम ब्याज वसूलेगा, यानी जो लोन पहले बिना किसी सिरदर्द के मिल जाता था, अब उस पर ब्याज की मार भी पड़ेगी और बैंकों की शर्तें भी माननी होंगी। इस फैसले के आते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। बिहार इस वक्त भारी घाटे और कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जब सरकार के पास खजाना खाली है तो कटौतियां कहां होनी चाहिए थी? कटौती नेताओं के खर्चों पर होनी चाहिए थी, कटौती सरकार के प्रचार और विज्ञापनों पर होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है? अखबारों और टीवी पर सुशासन के लंबे चौड़े विज्ञापनों के लिए सरकार के पास खूब पैसा है। नेताओं के आलीशान बंगलों को सजाने और गाड़ियों के काफिले के लिए बजट की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन जब बात बिहार के गरीब और मध्य वर्ग के छात्र की आती है, जो 4 लाख रुपए के भरोसे डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने का सपना देख रहा था, तो सरकार तुरंत ही हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब आधा लोन बैंक से लो और ब्याज भरो। ये कहां का न्याय है? बिहार का युवा पहले से ही रोजगार की कमी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में अगर किसी तरह वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोन लेना चाहता है, तो वहां भी सरकार ने बैरियर लगा दिया है। अगर सरकार को अपने बजट की तंगी सुधारनी ही थी, तो अपने फालतू के सरकारी खर्चों को कम किया जा सकता था।
छात्रों की जेब पर डाका डालकर कौन सा वित्तीय सुधार किया जा रहा है? कुल मिलाकर बात एकदम साफ है। जब तक बातें चुनाव और राजनीति की होंगी, तब तक बड़े बड़े दावे किए जाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही खजाने की हकीकत सामने आती है, तो सबसे पहला झटका देश और राज्य के युवाओं को ही दिया जाता है। 4 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए कर देना सीधे तौर पर यह साबित करता है कि बिहार की माली हालत ठीक नहीं है और सरकार के पास अब जन कल्याण की योजनाओं को चलाने का बजट भी नहीं बचा है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? क्या विज्ञापनों और बंगलों का खर्च कम करके छात्रों को पूरा हक मिलना चाहिए था? बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो, इस तरह गोली चला दी। बीस जुलाई 2026 यहीं से कहानी शुरू हुई, जब सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे छात्रों पर लाठियां चलाई गई, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया। उस लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़का कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ गया और सरकार चारों तरफ से बुरी तरह से घिर गई। इसी जेनजी और युवाओं के भयंकर आक्रोश से घिरी बीजेपी ने अब बैकफुट पर आते हुए नया राजनीतिक दांव चला है। 2024 के झटकों और युवाओं की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने 14 से 25 साल के जेनजी यानी युवा वोटर्स को लुभाने के लिए एक बेहद ही खास टीम तैयार की है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में 65 सदस्यों वाली नई टीम की पहली बड़ी बैठक हुई, जो बाद में प्रधानमंत्री से मिलने भी पहुंची। आखिर लाठियों के बाद अब बीजेपी ये युवा संवाद क्यों कर रही है, चलिए समझते हैं। सड़कों पर लाठियां खाने के बाद जब युवा आक्रोशित हुए, तो बीजेपी को समझ आ गया कि 14 से 25 साल के इस जेनजी वोट बैंक को गंवाना भारी पड़ सकता है। इसीलिए अब बीजेपी इनके बीच युवा संवाद अभियान चलाने की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत युवाओं की सोच, चिंताओं और समस्याओं को समझकर उन्हें लुभाने की कोशिश की जाएगी। इस काम के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी, ये नेता देश भर के युवाओं से सीधी बातचीत करेंगे और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देंगे। लेकिन बात सिर्फ संवाद तक सीमित नहीं है। युवाओं के आंदोलन से ध्यान हटाने और अपनी पिच मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इस बैठक में वंदे मातरम से जुड़ा एक बड़ा प्रस्ताव भी पास किया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के अपने फैसले पर कायम रहते हुए अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 पैरा गाने का ही फैसला लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत से कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी युवाओं को पूरे वंदे मातरम का इतिहास और महत्व समझाने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी। कुल मिलाकर बात शीशे की तरह साफ है। 20 जुलाई को छात्रों पर चली लाठियां और बैकफुट पर आई सरकार के बाद बीजेपी अब यह समझ चुकी है कि युवाओं की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इसीलिए एक तरफ युवा संवाद के जरिए युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम के मुद्दे से राष्ट्रवाद का कार्ड खेला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या 20 जुलाई की लाठियों का दर्द भूलकर देश का जेनजी युवा बीजेपी के इस संवाद से जुड़ पाएगा या नहीं। वैसे इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।